हेलो दोस्तों, होप एवरीवन इज़ फाइन। फोकस ऑन योर हेल्थ। अभी एग्ज़ाम्स नज़दीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करो, आलस आ गई है तो। और सुबह उठ के थोड़ा पढ़ने का ट्राई करो। ओके, दोज हु आर वर्किंग एट नाइट्स उनको भी मैं एडवाइस करता हूँ थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ओके, और अपनी जो एग्ज़ाम हॉल होते हैं वहाँ पे एसी नहीं होते। ओके, तो अगर आपके घर पे एसी है और आप 100% उसी पे रहते हो तो आपका एफिशिएंसी मेन एग्ज़ाम में ऑटोमेटिकली 10-20% डाउन जाएगा। ओके, at night time if you are sleeping you are keeping your AC on, it's okay, but daytime you try to manage. Okay, be acquaint with the natural atmosphere which you will get it at CA Institute Examination Hall. तो अब बात करते हैं फटाफट मई 22 के स्टेट्यूटरी अपडेट्स। इतने टेक्निकल अपडेट्स नहीं है, बट वी कैन एक्सपेक्ट 5 to 10 मार्क्स इजीली एट इंटर लेवल इंक्लूडिंग फाइनल लेवल। फाइनल के बच्चों को भी ये वीडियो देख लेना है 2 की स्पीड में फटाफट, क्योंकि उनके लिए जो फाइनल का अमेंडमेंट का लेक्चर्स कल मैं अपलोड करूँगा वो इसका एड ऑन होगा। ओके, यानी फास्ट ट्रैक ही होगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। हार्डली आई एम गोइंग टू टेक 25 to 30 मिनट्स एंड विल कवर अप ऑल अमेंडमेंट। और मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखो, MCQ लेवल पे और डायरेक्ट क्वेश्चन लेवल पे अमेंडमेंट एक्सपेक्टेड। ओके, not on big question because there are no major amendment in ITC और value of supply और etc, बट छोटे छोटे चैप्टर में अमेंडमेंट्स है, तो ऐसा मान के ही चलो आएंगे ही। बराबर 8 to 10 मार्क्स आउट ऑफ 40 मीन्स नियरली 20-25% ऑफ योर पेपर माइट कम फ्रॉम दिस 12 to 15 पेजेस। सो लेट अस स्टार्ट। दीज आर अमेंडमेंट्स फॉर May 22 अटेम्प्ट। सबसे पहले एग्जाम्शन में अमेंडमेंट है, तो उसके अंदर अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्जाम्शन, यानी जो एग्जाम्शन लिस्ट है उसमें क्या चेंज हुआ। तो एंट्री नंबर 72, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, वेयर यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन MCQ। ओके, इन सिंपल MCQ जिसमें होगा कि भाई जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है वो एग्जाम था। टोटल एक्सपेंडिचर है बुक में, यानी 100% एक्सपेंडिचर, यानी यही एंट्री नंबर 72 पूछेंगे। MCQ के अंदर लिखेंगे 100%, 50%, 75%, 25%। अपने दिमाग में 100% चल रहा है, क्योंकि 75% जैसा कुछ मॉड्यूल में था नहीं, तो मार्क्स चले जाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन MCQ के एंगल से हो सकता है कि आउट ऑफ 100 नाउ इट इज 75% और मोर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, बट इट इज 75% और मोर। ओके, सो इफ दे हैव गिवन 75% एग्जैक्ट, another they have given 75% or more or between 75 to 100, then you have to tick mark 75 to 100. Okay, so this can be an MCQ amendment. Second one is new exemption introduced, यानी ये exemption पहले था नहीं, अभी आया है, तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 61-62 के बीच में 61A दे हैव इंसर्टेड अ न्यू सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग अ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया। नेशनल परमिट का एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है उन्होंने, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, GST नहीं लेंगे, या कंटेजियस स्टेट्स यानी 7 सिस्टर्स। ओके, इसके लिए आपको नेशनल परमिट जो मिलेगी गुड्स कैरेज की, तो उसके अंदर कोई GST लगेगा नहीं। ये नया इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जाम्शन है। फिर एक एग्जाम्शन जो ऑलरेडी था वो विड्रॉ हो गया, वो भी MCQ में आप स्कोप कर सकते हो पूछने का, क्योंकि ये कई बार हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि सर्विसिंग ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट। तो मैं आपको बताता था कि इंडियन रेलवेज फाइनेंस अलग कंपनी है और इंडियन रेलवेज अलग कंपनी है। ओके, इंडियन फाइनेंस रेलवेज कॉरपोरेशन टू इंडियन रेलवेज, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस वाले के पैसे लगे होते हैं, वो ट्रेन बनाते हैं और इंडियन रेलवेज को वो लीज पे देते हैं ट्रेन, क्योंकि ट्रेन बहुत महंगी होती है। ओके, आप उसको ऐसा बेचने जाओगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली, सो दे गिव इट ऑन रेंट। ये दोनों इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, बट उस पर से अभी उन्होंने एग्जाम्शन निकाल दिया, यानी लीजिंग ऑफ एसेट जो था उस पर एग्जाम्शन था, बट अब टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो सिमिलर पैरेलल एग्जांपल IGST के लिए भी होंगे जो CGST के लिए होंगे। तो 3 मेजर अमेंडमेंट है, मेजर तो नहीं बोल सकते MCQ में, कि भाई कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट 100% बेयर कर रहा था उसको 75 से 100% कर दिया, यानी इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप लाएंगे वो लोग, ऐसा मतलब होता है। न्यू एग्जाम्शन नेशनल परमिट, ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट इज एग्जाम्प्ट,
existing exemption taken over, okay, leasing of asset, that is rolling stock, coaches, locos, vehicles, etc., by Indian Railway Finance Corporation to Indian Railways, which was exempt, is now withdrawn. So now it becomes taxable. फिर सीधा चैप्टर नंबर 7 में छोटा सा अमेंडमेंट है, ये भी क्लैरिफिकेटरी इन नेचर है, डेंजरस कुछ नहीं है, बराबर, यानी 1-2 मार्क में पूछना हो तो, बट स्कोप कम है। बट से क्या है इसके अंदर, खास क्या है सीखने जैसा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम। जनरली क्या था, 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते थे, ओके। सो परमिट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, उसको रिवोक करने के लिए जब आप एप्लीकेशन देते हो रजिस्टर्ड पर्सन, यू हैव टू अप्लाई विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, ओके। ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन जो आता है उसके 30 डेज में आपको अप्लाई करना है। सर मिस हो गया 30 डेज में, एक्सटेंड हो जाएगा, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर से दूसरे 30 डेज, शुड नॉट एक्सीड मोर 30 डेज, 30 + 30 60। और अगर वो भी मिस हो गया बाई कमिश्नर, ऊपर एडिशनल है, जॉइंट कमिश्नर है, यहाँ पे बाई कमिश्नर ऑफ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ क्लॉज ए। सो ओरिजिनल 30 + 30 + 30 90, ओके। सो वी कैन से इट इज़ क्लैरिफिकेटरी इन नेचर और एकदम बेसिक थियरी वाइज अमेंडमेंट है। रजिस्टर पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल बाय प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो और व्हाट्सोएवर रीजन। जनरली जब सरकार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन आपको अप्लाई करना है। उसमें ये अमेंडमेंट है कि विद इन सच पीरियड दैट एक्सटेंडेड बाय एडिशनल कमिश्नर दैट इज 30 डेज और जॉइंट कमिश्नर एज केस में बी प्रोवाइडेड इन सेक्शन 31 एट कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर। तो इन लाइन सेम लाइन दे हैव एक्सटेंडेड फॉर बोथ 30 days by additional commissioner, joint commissioner and 30 days by commissioner. So we can say this is theoretical amendment. स्कोप कम होता है ऐसा पूछने का, बट पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। फिर आता है अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और ई वे बिल में अमेंडमेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक आध क्वेश्चन 100% आ सकता है, उसका स्कोप है। इंटर में नहीं तो फाइनल के लिए तो है ही इन माई ओपिनियन, और इंटर में भी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। कई बार क्या होता है, वो नींद में लेके आ जाते हैं प्रोविजन सबके लिए सबके लिए सबके लिए, फिर उनको पता चलता है यार देखो अपने गवर्नमेंट के लोग तो उतना एफिशिएंटली मस्त काम कर पाएंगे नहीं, प्राइवेट पे पहले डाल देते हैं, वो कर लेंगे, देखेंगे फिर बराबर, फिर ठीक होता है तो अपने पे लाएंगे। तो ई इनवॉइसिंग पूरे गाँव पे डाल दिया उन्होंने, बट के गवर्नमेंट पे नहीं। दूसरे भी एक्सेप्शन है बट गवर्नमेंट को भी रिसेंटली निकाला। तो प्रोविजन तो पूरा था, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग 17-18 हैविंग टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ वेयर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस एक्सेप्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को उन्होंने निकाला। डियर फ्रेंड्स याद होगा आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, नॉट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, डेवलपर नहीं है, खाली SEZ है। इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी को, NBFC को, GTA को निकाला है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस को इसमें से निकाला है, एंड पर्सन सप्लाइंग वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स, उनको इसमें से निकाला है। और अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट है उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी इसमें से निकाल दिया। सो अगेन यू कैन से इट कैन बी 2 मार्कर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, और इट कैन बी MCQ कि भाई ई इनवॉइसिंग किसको एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर ये एक लाइन मत लिख के आना, ये सब लिखना है बराबर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, GTA, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, एडमिशन और एग्जीबिशन टू सिनेमैटिक ग्रिफ, एंड इंपॉर्टेंटली यू हैव टू राइट डाउन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, ओके। 2 मार्कर एंड MCQ। दूसरा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इन माई ओपिनियन इट इज़ 100% मस्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ई वे बिल जनरेशन facility to be blocked only in respect of outwards movement of goods by defaulting registered person। सर पहले क्या था अब क्या है, मैं पहले आपको पूरा ओरल बता देता हूँ। पहले क्या था, से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से बताता हूँ, ज़्यादा इजी है, वो फिर टेक्निकल कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल वी हैव महेश विथ अस, रजिस्टर्ड पर्सन, ही इज सेलिंग गुड्स टू से फॉर एग्जांपल विभू, और गुड्स ले जाने वाला है तीर्थ ट्रांसपोर्ट, ओके।
तो ई वे बिल में कैसा था आपको पता है ना, ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है, सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, परचेजर भी जनरेट कर सकता है, और ये दोनों नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है। ऐसा कॉन्सेप्ट था बराबर, कि ई वे बिल कौन जनरेट कर सकता है, कोई भी, सप्लायर, परचेजर, ट्रांसपोर्टर, एनीवन। जनरली सप्लायर करता है, सेल करता है इसलिए। अब क्या हुआ, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मान लो ये सप्लायर ने रिटर्न्स नहीं भरे बराबर, 2 महीने तक, 6 महीने तक रिटर्न्स नहीं भरे, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, इसका ई वे बिल बनाने का सेक्शन का जो वेबसाइट पे होता है उसको ब्लॉक कर देती, यानी आप बिजनेस नहीं कर सकते वैसा, यानी आप बिजनेस नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता था कि अगर इसका आप क्लोज करते थे तो इसके साथ जो लिंक रहता था, विभू परचेजर, हम उससे परचेज कर रहे हैं या हम उससे सेल कर रहे हैं, और या ट्रांसपोर्टर, तो ये तीनों में से कोई भी नहीं कर पाता था। अब इसकी वजह से फंसते क्या थे, जो नॉर्मल लोग हैं जिसकी कोई फॉल्ट नहीं है, जैसे इसका कोई फॉल्ट नहीं है, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन भी फंस जाते थे। जैसे मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि महेश को ब्लॉक किया, तो गुड्स मान लो विभू ने यहाँ पे महेश को सेल किए, ओके, तो परचेजर है यहाँ पे जो पहले विभू था वो मान लो सेल कर रहा है किसको, महेश को, तो वहाँ से गुड्स निकल गए। बट ई वे बिल जो सप्लायर का नाम डाला जैसे ही महेश, तो वो ट्रांजैक्शन वो लोग ब्लॉक कर देते। तो ये होता क्या था, विभू की कोई गलती नहीं है तो भी उसका ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाता है। तो अभी उन्होंने क्या क्लैरिटी दी है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसकी गलती है उसी के ट्रांजैक्शन, सप्लाई यानी आउटवर्ड सेल ही हम ब्लॉक करेंगे, परचेज ब्लॉक नहीं करेंगे। क्योंकि परचेज में क्या होता था कि भाई विभू इज सेलिंग एंड महेश इज परचेजिंग, तो विभू वहाँ से गुड्स भेज रहा है दूसरे स्टेट में से, उसकी कोई गलती नहीं है, उसका रिटर्न परफेक्ट जा रहा है, उसका ट्रक ट्रांसपोर्ट वाला परफेक्ट है, तो उसको क्यों फालतू में परेशान करने का। हम सेल को ब्लॉक करेंगे, परचेज को नहीं, पहले सब ब्लॉक कर देते थे। ओके, सो दिस इज गुड कॉन्सेप्ट एंड वी कैन से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, तो वो अच्छी बात की है सरकार ने। तो नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन थियोरेटिकल फॉर्म। Earlier, as a user was not able to generate e-way bill for GSTN if the said GSTN is not eligible for e-way bill in terms of 138E. It implies that GSTN of such block taxpayer could not be used to generate e-way bill neither by supplier nor by recipient. कोई भी नहीं कर सकता था। Now said rule has been amended to relax. अब इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया है प्रोविजन को, कि ब्लॉकिंग ऑफ GSTN e-way bill would only be for defaulting supplier, जिसकी गड़बड़ है, जिस सप्लायर ने गड़बड़ किया उसको ही ब्लॉक करने का, एंड नॉट डिफॉल्टिंग रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर। तो एज आई सेड, अभी आउटवर्ड सेल जो होगा उसको ब्लॉक करेंगे, ट्रांसपोर्टर और रिसिपिएंट को नहीं। सस्पेंडेड जीएसटीएन कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल एज सप्लायर, हाउएवर सस्पेंडेड जीएसटीएन कैन गेट ई-वे बिल जनरेट एज रिसिपिएंट एंड ट्रांसपोर्टर। इन अदर वर्ड्स, ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटीज ब्लॉक ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी सेल को ब्लॉक किया of registered person who is not eligible for e-way bill generation as per rule 138E. E-way bill can be generated in respect of inward supply of said registered person. You can expect this same question in exam or similar question with change in some data or facts. A shopkeeper sells a pen of 100 to buyer. After the sale, the pen belongs to buyer and shopkeeper does not have any right on pen. This is transaction of sale. Mr. A is registered person paying tax under regular scheme in Delhi, but who has not filed GSTR1 for last 2 months. Mr. B is Haryana, a regular return filer, wants to generate e-way bill for goods to be supplied to Mr. A. But as per earlier position of law, Mr. B would not able to generate e-way bill. अभी B की तो कोई गलती नहीं है, बट जब हम सेल करते हैं तो सामने वाली पार्टी का GST नंबर जैसे ही डालते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। अभी अपनी गलती नहीं है तो भी अपना ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो जाता है। ए का सेल रोकने का था, इसने बी का सेल रोक दिया, तो वो तो प्रैक्टिकली गलत होता था। तो अब उन्होंने अमेंड किया कि इन द टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट पोजीशन ऑफ लॉ देयर विल बी नो मोर रिस्ट्रिक्शंस इन जनरेटिंग ई-वे बिल एज मिस्टर बी हु इज मेकिंग आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स इज अ रेगुलर रिटर्न फाइलर. So Mr. A wants to generate e-way bill in respect of outward supply of goods to Mr. H. Then e-way bill generation is blocked. गलती एक ही है तो A का सेल ब्लॉक होगा, दूसरे का नहीं. Movement of goods of Mr. A who has not filed GSTR1 for past 2 months. Okay dear friends, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट है, आप ध्यान रखना, पूछने के बहुत स्कोप है फॉर इंटर एंड फाइनल बोथ. देन एट लास्ट टॉपिक रिटर्न्स एट इंटर लेवल.
इसमें डियर फ्रेंड सेक्शन 47 में चेंज है. अगेन यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 90 to 100% चांसेस ऑफ आस्किंग इन एग्जाम इन MCQ और अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ 3 to 4 मार्क्स. डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, तो सेक्शन 41 में जो मैक्सिमम फी थी उसको थोड़ा रेशनलाइज किया है. रेशनलाइज यानी थोड़ा सा कम किया है, लोगों को दुख कम हो उसके लिए. तो सेक्शन 47 में अंदर अगर आप आउटवर्ड रिटर्न टाइम पे नहीं भरते थे 20 तारीख के अंदर, दूसरे रिटर्न्स QRMP के फाइनल रिटर्न जो आप टाइम पे नहीं भरते थे, तो उसमें पेनल्टी थी. वो पेनल्टी उन्होंने थोड़ी सी रिलैक्स की है. ओके, फ्रॉम जून 2021 एंडिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड एक्सेट्रा, सबके लिए रेशनलाइज किए. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अगर GSTR 1 और 3B आपने लेट पे किया है तो क्या रेशनलाइजेशन है. ओके, बट रिमेंबर इट इज़ फ्रॉम जून 2021 एंड क्वार्टर एंडिंग जून 21 ऑनवर्ड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न फॉर GSTR 1 एंड 3B. तो ये नया है, पहले पुराना पता होना चाहिए. पुराना ऐसा था डियर फ्रेंड्स, 100 पर डे और 5000 विच आर इज लोअर. 100 प्लस पर डे फॉर CGST एंड SGST, तो प्रैक्टिकली वो 200 हो जाता था. ओके, और अगर आपने 20 दिन डिले कर दिया है तो 4000 रुपये भरने के आते थे, और अगर आपने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है तो 5000 आता था पर मंथ, और अगर आपका 1 साल का बाकी होता था तो 60,000 आ जाता था. ये ज़बरदस्त हो जाता था. अब मान लो आपने गलती की है टैक्स भरने में, तो पेनल्टी लगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या था बताए, अगर किसी का नील रिटर्न है, नील यानी उसको टैक्स भरने का आया ही नहीं था, इसलिए उसने नील भरा ही नहीं, उसको पता ही नहीं था टैक्स भरने का, क्यों, क्योंकि सेल है ही नहीं, तो भी उसको 60,000 का पेनल्टी चिपका देते थे. आप समझ रहे हो, टैक्स नहीं है बट पेनल्टी 60 है, क्योंकि 1 साल से रिटर्न भरा नहीं. तो एक्चुअली वो थोड़ी ऑड सेक्शन थी, बट क्या उनका पिनल प्रोविजंस हार्ड रखने थे इसलिए रख दिए. अब उसी प्रोविज़न को रिलैक्स किया है, सेक्शन 47 को. ये अगेन एज आई सेड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे कैन आस्क इन MCQ, तो खास ध्यान रखो. अब पर डे का प्रोविज़न उन्होंने निकाल दिया है, बराबर, बट कैसे उनको सम पूछने का स्कोप है और कैसे आपको याद रखना है वो ध्यान रखो. अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका नील रिटर्न है, हुज टोटल अमाउंट पेबल इज GSTR 3B इज ऑल्सो नील, यानी नील रिटर्न वाले को जो टैक्स पे ही नहीं करने का था उसको आपने क्या माफ़ी दी, पहले 1 साल तक नहीं भरा होता तो 60,000 पेनल्टी आती थी. डियर फ्रेंड्स, टैक्स भरने का ही नहीं है, पेनल्टी 60,000 आती थी. उसके लिए उन्होंने कर दिया है 500 रुपीज़, 250 फॉर CGST एंड SGST फॉर रिटर्न. नाउ डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट फॉर एनुअल. GST के रिटर्न जो है वो मंथली है, बट अगर 500 रुपये आप करते हो तो इंटू 12 करोगे तो पूरे साल के 6,000 होंगे. पहले कितने होते थे, 60,000, यानी आप समझो कितना कम हो गया. इसीलिए वो लोग बोलते हैं इसको रेशनलाइज किया. रेशनलाइज किया यानी कम किया. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसका नील रिटर्न था उसको भी लेट रिटर्न भरना है. और कई बार मैं बोलता हूँ रिटर्न भरने की नील फीस नहीं होती, CA विल चार्ज, क्योंकि पेनल्टी यूज हो जाती थी. तो अब वो किया. फिर छोटे प्लेयर के लिए रिलैक्सेशन है. सर छोटे प्लेयर यानी क्या, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उसको 2,000 रुपये, 1,000 फॉर CGST एंड 1,000 फॉर SGST, 2,000 इंटू 12 तो 24,000 अगर 1 साल लेट हुआ तो. अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में है तो 5,000 पर मंथ, बराबर. 2,500 फॉर CGST एंड 2,500 फॉर SGST. सो दिस कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस कैन बी एन MCQ ऑल्सो. MCQ के लिए आपको ध्यान रखना है नील रिटर्न वाला बंदा है या फिर 1.5 करोड़ के अंदर वाला या 1.5 और 5 करोड़ के बीच में, तो 500, 2,000 एंड 5,000 मेमोरी गेम. बराबर. इंस्टीट्यूट भले ऐसा बोले हम आपका IQ चेक करते हैं, कुछ IQ नहीं, लर्न करके जाने का, मार्क्स चले जाएंगे, बराबर. फाइनल के स्टूडेंट को भी बोल रहा हूँ, ये सब प्रोविजंस लर्न करके जाने का. सर अगर हम इन दोनों में से एक में भी नहीं आए तो आपको 47 के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग है वो पे करने का. ये 100 पर डे और 5,000 PCR इज लोअर. इज इट ओके. सर 1 और 2 में नहीं आने, क्या 1 और 2 का मतलब मीन्स इट इज टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़, ग्रेटर देन 5 करोड़. क्योंकि देखो पहला नील वाला था तो नील के सामने 500 टोटल है. 1.5 करोड़ तक 2,000, 1.5 से 5 के बीच में 5,000, और उससे ज़्यादा गया तो नॉर्मल रूल. GSTR 4 के लिए उन्होंने फिर से थोड़ा अलग रिलैक्सेशन दिया है, बराबर. फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 2021
कि अगर नील टैक्स है तो सेम 500, और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कवर्ड इन वर्ड, नील के अलावा कुछ भी है तो 2000 बराबर। बाकी वो रूल सबके लिए था बराबर, 5000 वाला, ये यहाँ पे रिलैक्सेशन कर दिया। अब मज़ा क्या आएगा पता है, अब ये फाइनल के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, मे बी इंटर में भी पूछ ले तो ध्यान रखने का। देयर आर 2 सेक्शंस फॉर पेनल्टी। अगेन आई एम टेलिंग यू, फाइनल स्टूडेंट्स, इंटर स्टूडेंट्स, प्लीज बी श्योर, देयर आर 2 सेक्शंस फॉर पेनल्टी, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 44। सेक्शन 44 जो है ना, वो ऐसा था कि भाई आपको पर डे 100 रुपीज़ पे करने हैं पेनल्टी, CGST SGST, सो टोटल 200 पर डे, या फिर 0.25% ऑफ टर्नओवर। ये किसकी सेक्शन थी, अगर आपने एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं भरा। एनुअल रिटर्न आपको कब भरना होता है, 31 दिसंबर, साल खत्म हो उसके अंदर। 31 मार्च को साल खत्म हुआ, 9 महीने के अंदर आपको एनुअल रिटर्न भरना है। अगर आपने एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो 100 पर डे या 0.25% ऑफ टर्नओवर। ये सेक्शन इंटैक्ट है, ये सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना बराबर। मान लो क्वेश्चन पूछा उसने सेक्शन 44, फिर वो बोलता है कि भाई आपका 31 दिसंबर को साल खत्म हुआ, बट आपने रिटर्न भरा है 28 जनवरी को, तो 28 जनवरी के हिसाब से क्या कैलकुलेशन होगा बराबर। और साथ में वो आपको ऐसा भी कंफ्यूज कर रहा है फाइनल के बच्चों के कि उसका टर्नओवर 2 करोड़ है, उसका टर्नओवर कितना है, 2 करोड़ है। अपने दिमाग में ये चलना शुरू हो जाएगा कि देखो 2 करोड़ यानी इसमें, यानी 2000 रुपये ही पेनल्टी आएगी बराबर, भले ही रिस्पेक्टिव ऑफ डेज है। दिस इज अमेंडमेंट, सो 2000 आई हैव टू पे, योर आंसर विल गो रॉन्ग। इफ इट इज एनुअल रिटर्न 28 दिन इंटू 200 रुपये बराबर, तो इट विल बी 5600 रुपीज विल बी पेनल्टी, और 0.25% ऑफ टर्नओवर विच आर इज लोअर। तो ऑफकोर्स टर्नओवर 0.25% करेंगे आप 2 करोड़ का, तो वो इससे ज़्यादा होगा, तो दिस विल बी पेनल्टी। मेक श्योर देर इज़ अ ट्रिक पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। 44 पूछ लिया है, एनुअल रिटर्न वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे के यस उसमें सर ने अमेंडमेंट बोला था वही आया है, मेरे मार्क्स पक्के। बाहर निकल के डिस्कस करोगे वो भी बोलेगा हाँ वही है जो उसमें सर ने बोला था, दोनों के मार्क्स के बराबर। ध्यान से देखना, सेक्शन 47 है या 44 है, अमेंडमेंट इज इन 47, इट इज नॉट देयर इन 44। आई होप इट इज क्लियर, ओके। फिर डियर फ्रेंड, सेक्शन 44 जो मैं बात कर रहा था उसमें पहले आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कंपलसरी देने का था, जो ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, यानी जो ऑडिट होना चाहिए था बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और CMA, उसको एग्जाम कर दिया है, ओके। तो अभी सेक्शन 44 जो था पहले क्या था, इट शुड बी बाय डन बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा लिखा होगा एनुअल रिटर्न विच इज इंक्लूडिंग सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन, यानी अब आपको खुद ही सर्टिफाइड कर देना है कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको अब CA की ज़रूरत नहीं, ओके। पहले ऑडिट करवाना पड़ता था, अब ऑडिट निकाल दिया बराबर, अब ज़रूरत नहीं है ऑडिट की। GST ऑडिट हैज़ बीन रिमूव्ड, यू नो दैट, ओके। सो बस उतना ही है, और कुछ है नहीं। यहाँ पे आपके अमेंडमेंट ख़त्म हो जाएंगे। मेक श्योर आप 2 बार पढ़ लो। स्टैट्यूटरी अपडेट्स में आपको वेबसाइट पे से अमेंडमेंट मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप भेज देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अपना नाम लिखना, खाली हाई करके रुक मत जाना, मैं सबको पहचानता नहीं हूँ हाई से, ओके। बेस्ट ऑफ लक। और दूसरा, आई हैव रिकॉर्डेड सम चार्ट्स लेटेस्ट रिवीजन, अनेबल टू गेट टाइम टू टेक लाइव सेशंस, बट रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा। जब आप खाना वाना खा रहे हो, फ्री हो, तब सुन लेने का एक बार। वो क्विक रिवीजन मॉडल है, इट इज़ नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ रेगुलर लेक्चर, रिमेंबर। और कोई भी मैं बोलता हूँ, आप फास्ट ट्रैक अमेंडमेंट पढ़ते हो, फास्ट ट्रैक रिवीजन पढ़ते हो, वो अच्छी बात है, बट कॉर्नरिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा करता है, ओके। सो डोंट रिलाई ऑन ऑल क्विक रिविजन्स, ओके। फंसते हो। फाइनल के बच्चों को तो खास बोलता हूँ, जितना फास्ट आप रिवीजन सेशंस लेते हो ना, उतने ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। देख लेना, अगर आपके सर्कल में जितने हैं, मैक्सिमम बच्चों ने सब रिवीजन लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। पास कितने होते हैं देख लो। देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, रिमेंबर दैट, बराबर। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय।